हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम। तो स्टूडेंट्स, जो पीछे वाला जो टॉपिक था उसमें हमने यही किया था कि रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेरर मीडियम। तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो रेरर मीडियम में लाई कर रहा था। अब ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है? डेंसर मीडियम में। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपने रेरर मीडियम वाला टॉपिक अगर आपने अच्छे से स्टडी कर लिया है तो डेंसर मीडियम को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर भी आपने फर्स्ट केस किया था कि व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल। तो इसमें भी हमने ऐसा ही करना है कि फर्स्ट केस हमारा यही होगा जब रियल इमेज बन रही है विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ लाई कर रहा है? डेंसर मीडियम में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है? डायग्राम बनाना है। बनाएंगे कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, डायग्राम बनाएंगे। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने बता देना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये N1, ये रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, ये क्या है? डेंसर मीडियम। ये डेंसर मीडियम है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर लाई कर रहा है? वो डेंसर मीडियम में लाई कर रहा है। और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पर क्या है? ये पोल है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ पर लाई कर रहा है? डेंसर मीडियम में। तो यहाँ से आपने बता देना है डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। ये रे ऑफ लाइट incident on convex spherical surface from denser medium, because here the object lies in denser medium। तो ये यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी कन्वेक्स सरफेस पर ए पॉइंट पर। तो हमें स्टूडेंट्स ये भी पता है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने क्या करना है? जो नॉर्मल होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आपने ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होगी, वो नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनाएगी? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर एंगल आई बनेगा। और आपको स्टूडेंट्स पता है ये कि ये नॉर्मल है। अब जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर टू रेरर मीडियम रे ऑफ लाइट एंटर करेगी। ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है। तो हमें मालूम है कि स्टूडेंट्स, जब भी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर करती है तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइन नॉर्मल वाली है, तो ये इससे बिल्कुल दूर ये बनेगी इसकी इमेज। ये इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बन रही है। और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और पोल से लेकर जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो v होगा। पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है? r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये वाला जो ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा r, रिफ्रैक्टेड रे। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एंगल ऑब्जेक्ट के साथ बनने वाला जो एंगल होता है, जो इंसिडेंट रे बनाती है, उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इमेज पर बनने वाला जो एंगल होता है, जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है, वो एंगल बीटा होता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बढ़ने वाला जो एंगल होता है वो गामा होता है। तो ये हमें पता है
तो यहाँ से हमें ये पता है कि कहाँ पर अल्फ़ा एंगल बनेगा ऑब्जेक्ट पर, अल्फ़ा इमेज पर, बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर गामा, क्योंकि जो इंसिडेंट रे होगी वो अल्फ़ा एंगल बनाएगी ऑब्जेक्ट पर, और जो रिफ्रैक्टेड जो रे होगी वो बीटा एंगल बनाएगी इमेज पर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, वो गामा एंगल होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप क्या ड्रॉ करते हो, नॉर्मल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता ही है, जैसे कि ये कोई हमारे पास क्या है, स्फेयर है, ये इसका रेडियस है, आप किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर दो, वो इसके सेंटर से ही पास करेगा। तो जहां मर्जी आप निकाल रहे हो, ये 90 डिग्री बन रहा है जिस मर्जी पॉइंट पर, तो ये सेंटर के ऊपर क्या बनेगा आपका, ये नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे। तो अब स्टूडेंट्स अब हमें पता ही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें निकालना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन एंगल यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले आपने देखना है डायग्राम में फ्रॉम ट्राइंगल, जो ट्राइंगल किसके साथ बन रही है, ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल AOC, फ्रॉम ट्राइंगल AOC, तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल क्या है, गामा है, गामा इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल अल्फा, और गामा को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, गामा माइनस अल्फा और आई, और आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, और आई को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 गामा माइनस 10 अल्फा। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। वैसे ही हमने ट्राइंगल AOC देख लिया, अब हमने इमेज वाली ट्राइंगल को देखना है AIC, फ्रॉम ट्राइंगल AIC। तो वहां पर भी जो एक्सटीरियर एंगल है R इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, R इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि हमने R एंगल निकालना है और I एंगल निकालना है। तो अगेन बीटा को 10 बीटा से रिप्लेस कर देंगे, अल्फा को 10 अल्फा से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि क्यों हम रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि बीटा और गामा भी बहुत स्मॉल एंगल है, तो हम इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सो वी कैन रिप्लेस विद देयर टेंजेंट्स, टेंजेंट से आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। फिर हमने 10 अल्फा निकालना है, तो 10 अल्फा देखेंगे ट्राइंगल ANO, फ्रॉम ट्राइंगल ANO 10 अल्फा AN अपॉन NO। वैसे ही फ्रॉम ट्राइंगल ANI, जब आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। AN अपॉन NI, हर एक डेरिवेशन में हम वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। फ्रॉम ट्राइंगल ANC, वहाँ पर क्या है, 10 गामा है, तो AN अपॉन NC। अब ये सारे पॉइंट्स मुझे तो डायरेक्ट याद हो गए, क्योंकि मैंने 2 डेरिवेशन कर दिए हैं, तो तीसरे में मुझे अपने आप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है कि यही पॉइंट्स मैं ले रही हूँ स्टार्टिंग से। तो ठीक है, आपने डायग्राम आपने पहले रफली आपने 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करना है। जब आप एक डायग्राम आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको ये 4-5 डेरिवेशंस हैं, ये आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगे, अगर आप एक टॉपिक भी इसका अच्छे से समझ लेते हो। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट जो टॉपिक है उसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो इसके जो 4-5 टॉपिक हैं ये आपको एज इट इज़ आपने करने हैं। तो फिर आपने ये वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है, आई में पुट कर देंगे। आई की वैल्यू थी 10 गामा माइनस 10 अल्फा, तो 10 गामा की जगह हम लिख देंगे AN अपॉन NC माइनस 10 अल्फा
AN अपॉन NO। वैसे ही R की जगह लिख देंगे 10 बीटा AN अपॉन NI प्लस 10 अल्फा AN अपॉन NO। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 4 आ गई। इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमें पता लग गया है, और साथ में हमें ये भी पता है कि सिंस द अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल सो N लाइज वेरी क्लोज टू P, N पॉइंट लाइज वेरी क्लोज टू P, तो देयरफॉर जो NC होगा, क्योंकि जो हर एक जो डिस्टेंस होगी वो हम पोल से ही मेजर करेंगे। NO इसको हम किसके बराबर लेंगे? PO के बराबर लेंगे। और NI जो N पॉइंट है उसको हमने P से ही क्या कर देना है? रिप्लेस कर देना है, क्योंकि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो हमने N पॉइंट इतना क्लोज लाई कर रहा है P पॉइंट के कि हम N को P से रिप्लेस कर रहे हैं। तो लिख देंगे फिर आप I की जगह AN अपॉन PC माइनस AN अपॉन PO, और R की जगह लिख देंगे आप AN अपॉन PI प्लस AN अपॉन PO। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो अब स्टूडेंट्स स्नेल्स लॉ आपने देखना है। यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से कहाँ जा रही है? सेकंड मीडियम से कहाँ जा रही है? फर्स्ट मीडियम में जा रही है। फर्स्ट मीडियम में जा रही है, देख रहे हैं ना आप, ये सेकंड मीडियम है, दिस वन, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। तो जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से इंसिडेंट हो रही है? सेकंड टू फर्स्ट। तो जब भी इसको लिखते हैं हम तो N1 अपॉन N2, इसको पहले न्यूमरेटर में लिखेंगे और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी N1 अपॉन N2। जहाँ से जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है वो आपने न्यूमरेटर में लिखना है, और जहाँ पर प्रोपगेशन हो रहा है तो वो आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखना है ये N1, जहाँ पर प्रोपगेशन हो रहा है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जहाँ से इंसिडेंट हो रही है वो डिनोमिनेटर में N1 और N2, ये आपके पास आ जाएगा N1 डिवाइडेड बाय N2। तो अब जब स्नेल्स लॉ आपने लिखना है तो साइन I अपॉन साइन ऑफ R, और अब आपके पास N1 अपॉन N2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो N1 साइन ऑफ I और इज इक्वल टू N2 साइन ऑफ R। अगेन N1 साइन I से रिप्लेस कर देंगे और N2 R। अब ये आपको मालूम है, अगर आपने पीछे वाले टॉपिक अच्छे से किए हैं तो आपको ये अब क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ठीक है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो साइन थीटा आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं? थीटा से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब N1 I की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं AN अपॉन PC माइनस AN अपॉन PO और इज इक्वल टू N2। R की जगह हम क्या लिखेंगे? AN अपॉन PI प्लस AN अपॉन PO। अब AN कॉमन ले लेंगे और AN से आपने इसको ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी N1 और N यहाँ पर स्टूडेंट्स ये N2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं ये N2 साइन ऑफ I है और ये N1 साइन ऑफ R है। तो ये N2I और N1R, यहाँ पर N2 और ये N1, तो ये N2 डिवाइडेड बाय PC माइनस N2 अपॉन PO और N1 अपॉन PI प्लस N1 अपॉन PO। तो अब आपको पता ही है कि स्टूडेंट्स पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल है, ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे कि जो रे ऑफ लाइट है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट, और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है। देख रहे हैं आप, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ये लाइट की डायरेक्शन है, और ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है होगी, तो ये -r लगेगा। वैसे ही पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में है, लेकिन रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है। ये लाइट की डायरेक्शन है, ये पोल है और ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या आएगा -u। अब ये पोल है और ये इमेज है, तो जो रे ऑफ लाइट है उसकी डायरेक्शन तो यही है, लेकिन जो पोल से लेकर जो इमेज का डिस्टेंस है वो भी इसी डायरेक्शन में आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये प्लस में आ जाएगा। -r, पोल से लेकर जो इमेज है वो प्लस v आ जाएगा, और पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट है वो भी -u आपने लिखना है, और फिर वैल्यू आपने पुट कर देनी है यहाँ पर -n2/r -n2/u n1/v प्लस n1, तो ये -n2/r प्लस n2/u माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n1/v माइनस n1/u। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है आप देखेंगे -n2/r और -n2/u, n1/v और -n1/ पोल से लेकर यहाँ पर कुछ an/nc माइनस an/no और r में an/ni प्लस an/r में हमारे पास r10 बीटा प्लस 10 गामा। बीटा प्लस गामा, स्टूडेंट्स यहाँ पर बीटा प्लस गामा, तो ये आपने थोड़ा सा, ये गामा था तो ये an/nc, यहाँ पर nc आएगा तो ये pc आ जाएगा, pc। आपने रफली क्या करना है साथ में, एक्सटीरियर एंगल, जैसे ये मेरे केस में ये जो डायग्राम था ये इसको मैंने पीछे चेक नहीं किया, आपने ध्यान से इसको अच्छे से चेक करना है। जैसे ये था ना, ये यहाँ पर ये एंगल r है और नीचे ये एंगल बीटा है, और यहाँ पर जो एंगल है वो गामा है, क्योंकि कौन सी ट्राइंगल हम देखते हैं, AIC। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होना था, r = बीटा प्लस गामा, तो इसको आपने ठीक कर देना है। सॉरी इस मिस्टेक के लिए, एक्सटीरियर एंगल r = बीटा प्लस गामा। फिर यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है, और यहाँ पर ये हमारे पास r की जगह हमने ये PC आना था और ये भी PC, और यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये -r आना था, -r -n1/r, तो ये -n2/r है, और ये प्लस n1/r है, ये n1/v है -n2/u। तो हम इसको ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फिर अगर हमने एज इट इज़
आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं। अगर आपने इसको ऐसे करके लिखना है तो हम -n2/u प्लस n1/v इज इक्वल टू -n2/r प्लस n1/r। ऐसे अगर मैंने माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना है, अंदर कुछ बुक्स में क्या होता है कि माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो n2/u माइनस n1/v, तो ये प्लस n2/r आ जाएगा और ये माइनस n1/r, क्योंकि हमने माइनस से क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। और इसको फिर हम ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ जाएगी ये ऐसे आ जाएगी n2/u माइनस n1/v इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या तो फिर जो ऊपर लिखा है हमने, हम उसको एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने जो डायग्राम बनाया है उसको आपने देखना है, क्योंकि जो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा वो वाली ट्राइंगल आपने लेनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। फिर जो इमेज जो बन रही है AIC वो वाला पॉइंट लेंगे और इसी तरह ही आपने इसको डिराइव करना है। और एक्सटीरियर एंगल, पहले आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को निकालने के लिए आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस I निकालने के लिए आपने ध्यान देना है कि कौन सी आपने ट्राइंगल लेनी है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट के साथ लेनी है, फिर इमेज के साथ लेनी है।